हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्ट्रीम। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी की फुल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें यूपीएससी सीएससी क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कितना होता है, एग्जाम कब होता है और यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है और किस रैंक पर कौन सा पोस्ट मिलता है और एक सिविल ऑफिसर्स की सैलरी कितनी होती है, इन सबको हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। राइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट का वीडियो अपलोड होता रहता है। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएससी सीएससी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक भारतीय संस्था है। राइट, और यह संस्था एक दर्जन से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि एनडीए, सीडीएस और सीएससी, ऐसे ही और भी अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, और जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सीएससी की बात करते हैं तो सीएससी का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। राइट, और यह एग्जाम्स भारत की बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एरियाज हैं, जैसे कि आईएएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। राइट, ऐसे ही और भी अधिक सिविल सर्विसेज के एरियाज हैं जिसमें एंट्री के लिए सीएससी एग्जाम्स यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सीएससी एक एग्जाम्स है जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। राइट, तो चलिए अब यह समझ लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। राइट, तो नेशनैलिटी की बात करते हैं तो देखिए इस एग्जाम्स को इंडियन कैंडिडेट के अतिरिक्त नेपाल और भूटान कंट्री के भी कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए एज लिमिट जो होता है वो बेसिकली कैटेगरी वाइज वेरी करता रहता है। जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो इनकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 होनी चाहिए। ठीक है, जबकि ओबीसी वाले कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का कंसेशन मिलता है। इनकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, लेकिन इनकी मैक्सिमम एज में 3 साल का कंसेशन मिलता है। इनकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स तक हो सकती है। SC/ST वालों की बात करते हैं तो SC/ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 21 होती है और इनके मैक्सिमम एज में 5 ईयर का कंसेशन होता है। इनका मैक्सिमम एज 37 ईयर्स तक हो सकता है। राइट, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले किसी गवर्नमेंट संस्था में काम कर चुके हैं और अब वह भी इस एग्जाम्स को अपीयर होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन होता है, तो उनके भी मैक्सिमम एज 37 ईयर्स तक हो सकती है। राइट, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए स्टूडेंट्स को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक बैचलर डिग्री क्वालिफाई होनी चाहिए, जैसे कि BA, BSc, BCom, BTech, ऐसे भी बहुत से और भी अधिक बैचलर डिग्री हैं जिनमें से किसी भी एक डिग्री को कैंडिडेट्स को क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं तो देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कैटेगरी वाइज वेरी करता रहता है। जैसे कि जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो इनके लिए 6 अटेम्प्ट होता है, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो इनके लिए 9 अटेम्प्ट होता है, और SC/ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो इनके पास तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है। इनकी मैक्सिमम एज तक अपने मैक्सिमम एज तक इस एग्जाम्स को अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी और ओबीसी वाले कैटेगरी के कैंडिडेट्स अपने मैक्सिमम एज तक इसको अपीयर नहीं हो सकते हैं। उनके पास सिर्फ 6 अटेम्प्ट और 9 अटेम्प्ट ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए यह एग्जाम 3 स्टेज में कंडक्ट होता है। पहला एग्जाम्स होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, जिसे प्रीलिम्स के नाम से भी जानते हैं, और इस एग्जाम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 और दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे CSET के नाम से भी जानते हैं, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है,
और यह एग्जाम्स आपका MCQ फॉर्मेट में होता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर्स के लिए होते हैं। इस एग्जाम्स को कैंडिडेट्स को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसका मार्क्स रिजल्ट में काउंट नहीं करा जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्स होता है मेन एग्जाम्स, जिसे मेंस एग्जाम्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इस एग्जाम्स में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, और एक पेपर होता है इसी राइटिंग का, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट पर कुछ लिखना होता है। ठीक है, और 2 पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें से कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज होती है और दूसरा होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो मेंस एग्जाम्स में 9 पेपर होते हैं, और यह जो एग्जाम्स होता है सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, और इस एग्जाम्स के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में काउंट करे जाते हैं। ठीक है, जबकि प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं करे जाते हैं, यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर्स के लिए कराया जाता है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्स होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी को चेक करा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल को चेक करा जाता है, यह देखा जाता है कि कैंडिडेट्स सिविल सर्विसेज में सर्विस के लिए सूटेबल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद से इन सभी एग्जाम्स के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसको उनके रैंक के अकॉर्डिंग पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट में ये भी बात करेंगे कि किस रैंक पर कौन सा पोस्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब यह समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, इसके प्रीलिम्स एग्जाम्स और मेंस एग्जाम्स दोनों के सिलेबस अलग अलग होते हैं। प्रीलिम्स की बात करते हैं, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 और एक होता है जनरल स्टडीज पेपर 2। ठीक है, और दोनों पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 के सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, और लास्ट में इसमें से जनरल साइंस में से कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ टॉपिक कवर कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर 1 में पूछा जाता है। जबकि जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात करते हैं, तो इसमें कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको बेसिकली रीजनिंग क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेंस एग्जाम्स की बात करते हैं, जिसमें 9 पेपर होते हैं, तो इसमें से पहला पेपर होता है पेपर ए, जो इंडियन लैंग्वेज का होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर्स के लिए होता है। दूसरा पेपर होता है पेपर बी, यह इंग्लिश का पेपर होता है, यह भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर्स के लिए होता है। ठीक है, और तीसरा पेपर होता है इससे, जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट पर कुछ टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको इससे राइट करना होता है। ठीक है, तो तीसरा होता है इससे, और चौथा आता है जनरल स्टडीज पेपर, जिसमें 4 पेपर होते हैं, जिसमें से आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पांचवा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट्स के आपको 2 पेपर देने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, जो भी मतलब कैंडिडेट्स को जिस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट्स का वो एग्जाम्स देता है, जिसमें से 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट्स में से जो कैंडिडेट सेलेक्ट करा होता है उसका एग्जाम्स होता है। ठीक है, उसके बाद से आता है पर्सनालिटी टेस्ट, तो पर्सनालिटी टेस्ट में वही होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करा जाएगा, पर्सनालिटी चेक करी जाएगी कि यू आर एलिजिबल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और नॉट। ठीक है, तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि यह एग्जाम्स कब कंडक्ट होता है। ठीक है, तो वैसे तो यूपीएससी सीएससी के एग्जाम्स पूरे 1 साल तक कंडक्ट होता रहता है, जिसमें से प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम्स मई और जून वाले मंथ्स में होता है। उसके बाद से जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं वह कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, और मेंस का एग्जाम्स अक्टूबर और नवंबर वाले मंथ्स में होता है। उसके बाद से पर्सनालिटी टेस्ट होती है, जो कि मार्च और अप्रैल वाले मंथ्स में
कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब यह समझ लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है। तो देखिए यूपीएससी सीएससी का जो रिजल्ट होता है वो 3 स्टेज में डिक्लेयर होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम्स का डिक्लेयर होता है, और जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम्स को प्रीलिम्स एग्जाम्स को क्वालिफाई करता है वह कैंडिडेट्स मेन एग्जाम्स में अपीयर होता है। उसके बाद से मेन एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और मेन एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी टेस्ट होती है। उसके बाद से फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें कैंडिडेट्स के उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रैंक मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब यह समझ लेते हैं कि किस रैंक पर कौन सी पोस्ट मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये जो पोस्ट होती है और ये जो रैंक होता है वह कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज वेरी करता रहता है। ठीक है, लेकिन वैसे अगर कोई कैंडिडेट्स सिर्फ आईएएस बनना चाहता है तो उसके लिए उसको टॉप 100 रैंक लाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से आईएफएस की बात करते हैं तो आईएफएस के लिए टॉप 100 से 150 के बीच में होना अनिवार्य है। ठीक है, आईपीएस की बात करते हैं तो आईपीएस के लिए 100 से लेकर 200 के बीच में होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो पोस्ट होता है वह कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज वेरी करता रहता है। ठीक है, तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि एक सिविल ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए शुरुआत में एक सिविल ऑफिसर्स की सैलरी 56,100 होती है, जिसमें से डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट और अदर अलाउंस भी होता है। ठीक है, और यदि हम इन सबको इंक्लूड करते हैं तो यह जो सैलरी होती है वह 1 लाख से ऊपर हो जाती है। ठीक है, लेकिन हैंड टू हैंड सैलरी की बात आती है तो वह 56,100 रुपीज मिलती है। इसके अलावा ऑफिसर्स को एक हाउस भी मिलता है जिसमें बहुत सारा डीएनएस अलाउंस भी होता है। ठीक है, तो ये तो था पूरा यूपीएससी सीएससी का फुल इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है।